नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो कहानी है बेहद संवेदनशील कहानी है, जिसका नाम है कानों में कंगना। कानों में कंगना। ये कहानी नेट जेआरएफ में है और टीजीटी पीजीटी में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। और मैं आप लोगों से बता दूं कि इस समय जिस कहानियों को मैं पढ़ा रहा हूं वह कहानी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और एमए, ये चारों में और टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कानों में कंगना, पहले आप आइए, सबसे पहले भूमिका में जाइए। पहला पॉइंट क्या है? लेखक कौन है? लेखक भी बड़ा लंबा है लेकिन कहानी बड़ा अच्छा लिखा है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। देख रहे हैं नाम कितना लंबा नाम है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो पहले तीन का नाम ही याद रख लीजिए। दूसरी विशेषता क्या है? लेखक हो गए भूमिका में। दूसरी क्या है? रचना काल। रचना काल में क्या महत्वपूर्ण है? 1913 इंदु पत्रिका। उन्नीस सौ 13 में ये कहानी कहाँ छपी थी? इंदु पत्रिका में। कमेंट करके बताइएगा कि इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, ये कहानी लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और 1913 और क्या है? इंदु पत्रिका, ये भूमिका हो गया। कानों में कंगना, मूल केंद्र बिंदु में है कानों में कंगना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे पात्र परिचय। पात्र परिचय। पात्र परिचय में क्या क्या आपको जानना बेहद जरूरी है। नायक का नाम है नरेंद्र और एक है नायिका। नायक का नाम है किरण। ये मुख्य पात्र हैं। पात्रों में हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ अप्रत्यक्ष पात्र होते हैं जिनकी सूचना दी जाती है, कुछ प्रत्यक्ष पात्र होते हैं जो पूरे कहानी में परिवर्तन करते हैं। पात्र किस तरह के होते हैं? दो तरह के पात्र होते हैं। तो ये दोनों प्रत्यक्ष पात्र हैं, नायक नरेंद्र और नायिका किरण। अब नरेंद्र से संबंधित रख लीजिए। नरेंद्र के पिता हैं और प्लस बाबा है। ठीक है, पिता और बाबा एक तरह से ये दोनों जो नरेंद्र के पिता और बाबा हैं, यह अप्रत्यक्ष पात्र हैं, केवल इनकी चर्चा की गई है, कहानी में कोई रोल अदा नहीं करते हैं। तो यह प्रत्यक्ष पात्र, यह प्रत्यक्ष पात्र। इसी तरह इधर आ जाइए। किरण के जो पिता हैं योगेश्वर, ठीक है, नाम योगेश्वर है,
काम भी योगेश्वर की तरह है, बिल्कुल मतलब ये एकदम साधु महात्मा का रोल है इनका, ठीक है। एक तरह से यह योगी हैं और इन्हीं की ये लड़की क्या बोलते हैं किरण रहती है। स्टोरी क्लियर। और फिर एक पात्र और याद रखिएगा जो सहायक में है, आ रहा है क्लियर ना, जूही, ये भी पात्र याद रखिएगा, ये सहायक पात्र है, बाद में आती है। तो कौन कौन हो गए, 1 2 3 और इधर 1 2 3, कुल 6 पात्र है। ये दोनों पात्र सूचनात्मक हैं, ये और बाकी सब पात्र रोल अदा करते हैं, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों कौन, नरेंद्र के बाबा और योगेश्वर, ठीक है, यह बचपन के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। क्लियर हो गया कौन कौन, नरेंद्र के बाबा और योगेश्वर, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। ये रहा पात्र परिचय। अब आपको कहानी पूरे क्लियर से समझ में आएगी। इसके बाद अब शुरू होता है कथासार। कथासार की स्टोरी कैसे शुरू होती है कि जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो इस कहानी को, ये दोनों दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। नरेंद्र प्रेमी है, ये प्रेमिका है। सबसे पहले किरण के सौंदर्य की चर्चा होती है। लेखक क्या करता है, सबसे पहले किरण के सौंदर्य की चर्चा। ये देखिए कथा का विकास चल रहा है, कथासार का विकास चल रहा है। दुनिया में हम पढ़ के आप लोगों को सुना रहे हैं कि दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं, दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे बन के फूलों का भोलापन समझे, उसे बन के फूलों का भोलापन समझे। नवीन चमन फूलों में भंगी नहीं है, विविध खाद्य तथा रस जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट के जितना सौंदर्य है, घड़ी दो भड़की जगत वायु उन्हें छूती है, वह सरल सुंदर सौभाग्य जीवन। मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र में है, बिल्कुल एकदम सुंदर स्थान पे है। और इसका जो मतलब सुंदरता है, किस तरह का सुंदरता है, एकदम बिल्कुल प्रकृति जिस तरह सुंदर करती है, ठीक उसी तरह, ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे दुष्यंत और शकुंतला की जो स्टोरी है, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास लिखे हैं, जिस तरह कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला की चर्चा करते हैं सौंदर्य की, उसी तरह यहाँ पे जो राजा राधिका रमण प्रसाद है, किरण की सौंदर्य की चर्चा करते हैं। जब माखन चुराने वाले गोपियों के सर मटके तोड़कर उनके भीतर का किला तोड़ डाला, नूरजहां के अंचल से कबूतर उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा डाली, ये इसके सौंदर्य की चर्चा है। अब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बड़ी सुंदर थी किरण। एक दिन क्या हुआ कि नरेंद्र के बाबा, जो स्टोरी चलती है, ये भी ध्यान रखिएगा कि दूसरे में, ठीक है, यह हृदय ऋषिकेश के प्रकृति सौंदर्य का चित्रण, मतलब ये है कि हाँ प्रकृति स्थान पे है, वहाँ के सौंदर्य का चित्रण होता है।
योगी बाबा कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। नरेंद्र को इसके पिताजी और बाबा जी कहते हैं कि यार अब युवा हो गए हैं, तुम इनके योगेश्वर बाबा के पास जाया करो। ये बराबर इनसे मिलता जुलता है और साथ साथ में किरण से भी मिलता जुलता है। प्यार की स्टोरी यहीं से शुरू होती है कि जब बराबर योगेश्वर से मिलता है, योगेश्वर के माध्यम से किरण से मिलता है और किरण के सौंदर्य पे मोहित है ये। समय कुछ ऐसा पलटता है कि एक दिन योगेश्वर के यहाँ जब ये पहुँचता है, इसके बाबा कहते हैं कि यार बहुत कुछ हो गया, हम लोग लड़प्पन के दोस्त हैं, आज योगेश्वर बने हुए हैं, उनसे लगाव है। तो इसके बाबा जो नरेंद्र के बाबा हैं, योगेश्वर को जो ऋषि हैं, ठीक है, कुछ उपहार देते हैं। कौन देते हैं? नरेंद्र के बाबा योगेश्वर को उपहार देना। उपहार में क्या क्या है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नंबर 1, एक जोड़ा पीतांबर। ये उपहार में कौन दिए थे? नरेंद्र के बाबा। किसको देने के लिए? योगेश्वर बाबा को देने के लिए क्या दिए थे? एक जोड़ी पीतांबर। उसके बाद दूसरा 5 स्वर्ण मुद्राएं। ध्यान रखिएगा, 5 स्वर्ण मुद्राएं। और तीसरा किरण के लिए कानों का कंगना। कौन देते हैं? नरेंद्र के जो बाबा हैं, इसके बचपन के दोस्त हैं, इनको देते हैं क्या? उपहार में। कि क्या क्या देना है? एक जोड़ी पीतांबर। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। एक जोड़ी पीतांबर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए कानों का कंगना। और जब ये लेकर जाता है नरेंद्र किसके पास? योगेश्वर के पास। योगेश्वर के पास जब लेकर जाता है तो योगेश्वर जी कहते हैं मैं साधु महात्मा ये क्या करूँगा। फिर क्या करते हैं कि ये सब वापस कर देते हैं। लेकिन किरण देखती है जब कानों का कंगना, तो वो क्या करती है? अपने पास रख लेती है। तो केवल इतना ही, बाकी सब योगेश्वर जी वापस कर देते हैं। लेकिन कंगना उठाकर लेकर कौन चली जाती है? किरण लेकर चली जाती है। योगेश्वर बाबा समझ जाते हैं कि मेरे जो लड़की है, ठीक है, उसको लग रहा है कि नरेंद्र से प्रेम है। और एक दिन नरेंद्र को बुलाते हैं और नरेंद्र के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। तो मतलब योगेश्वर बाबा किरण को क्या करते हैं? नरेंद्र को सौंप देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शकुंतला के पिता दुष्यंत को सौंपे थे, आज यहाँ सौंप दिए। स्टोरी ये बनती है। फिर उन दोनों की शादियाँ हो जाती है। नरेंद्र उससे प्यार करने लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्यार होता है ना, समय के साथ बड़ा करवट लेने लगता है। और उसमें जब वासना समाहित होती है तो पता, प्यार और वासना में कुछ अंतर ही नहीं समझ में आता है। लेकिन अंतर तब जब समझ में आता है तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। उसके बाद शादी करने के बाद नरेंद्र क्या होता है कि मुरादाबाद चला गया। कहाँ? मुरादाबाद। मुरादाबाद नरेंद्र का जाना, ठीक है, और किन्नर से प्रेम। किन्नर से प्रेम। लीजिए एक पात्र और बढ़ गया। कौन है? किन्नर। ये भी एक पात्र है। किन्नर को मैं इसलिए बीच में डाल दिया हूं कि किन्नर क्या करती है कि नरेंद्र और किरण के बीच में आकर इनके प्यार में बाधा उत्पन्न कर देती है।
बाबा ने कहा नरेंद्र को कि योगेश्वर के पास जाओ। योगेश्वर के पास जाकर 5 मुद्राएं, एक जोड़ी जो है कि पीताम्बर, कानों का कंगना देते हैं। किरण कंगना को जब समर्पित करती है तो योगेश्वर जी समझ जाते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नरेंद्र जो है कि मुरादाबाद चला जाता है और नरेंद्र जब वहाँ जाता है तो मित्रों के साथ नाच देखने जाता है। किसका नाच देखने जाता है? किन्नर का नाच देखने जाता है। और वह लिखता है, क्या लिखता है कि नवीन यौवन, अभी एकदम नया थी, नवीन यौवन कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा मायावी। लिखता है नरेंद्र किरण के सौंदर्य, किन्नर के सौंदर्य के बारे में लिखता है कि किन्नरी सचमुच किन्नरी ही नहीं थी, किन्नर सचमुच किन्नरी ही, किन्नर सचमुच किन्नरी ही नहीं थी, नाचने वाली नहीं, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। यह किन्नरी के सौंदर्य की चर्चा है कि किन्नरी सचमुच किन्नरी नहीं थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। और उसी के प्रेम जाल में, ठीक है, ये जो नरेंद्र है नाचना शुरू कर देता है। फिर 2 साल मुरादाबाद में वह रहता है, उसी से प्रेम करने लगता है और लिखता है, वह खुद लिखता है कि बाप दादा की कुल प्रतिष्ठा, ध्यान रखिएगा नरेंद्र का पश्चात है, वो लिखता है कि बाप दादा की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी का पवित्र प्रेम, बाप दादा की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी का पवित्र प्रेम एक एक करके प्रतिप्त वासना कुंड में भस्म होने लगा। अग्नि बढ़ती गई, मैं निरंतर जलने लगा, ज्यों ज्यों जलते गया, जलने से मेरी इच्छा को भी जलाती गई। इधर क्या है, इधर यह जो है कि किन्नरी के साथ प्रेम प्रलाप कर रहा है, इधर बेचारी किरण बीमारी से पीड़ित है। और क्या करता है कि फिर ये भी करता है कि सारी बात किरण से यह छिपाना भी शुरू कर देता है नरेंद्र। और नरेंद्र छुपाना शुरू कर देता है। इधर किन्नरी बीमार है, इधर किन्नरी जो है कि बीमार है। अब आप देखेंगे कि फिर कैसे प्रेम जगता है कि किन्नरी को सारा यह गहना क्या करता है, एक एक गहना एक एक गहना एक एक गहना सब उसको सौंपता जाता है। बरसात का दिन है, रात में गया है, बरसात का दिन है, रात में गया है, किससे मिलने? किन्नरी से मिलने। किसको? पत्नी को छोड़ के किन्नरी से मिलने गया है। और जब किन्नरी से मिलने जाता है तो किन्नरी सब वहां से लेकर गायब हो जाती है। और जब गायब हो जाती है तो फिर उधर से जब आता है, फिर उधर से जब आता है तो देखता है कि इसके पास कुछ और आभूषण बचे हैं कि नहीं, कि मैं किन्नरी को ले जाकर दूं। और उसी के पास, किरण के पास जूही रहती है, जो इसकी सहेली है। घर आते ही जूही को पुकार उठता है, जूही किरण के पास कुछ बचा है तो फौरन जाकर लाओ। कहता है सारा तो आभूषण ले जाके इस किन्नरी को दे ही दिया है। कौन? नरेंद्र। फिर अंतिम में कहता है जूही के पास जाता है, अगर उसके पास कुछ आभूषण बचे हो तो ला कर दो। देखिए प्यार जब्त हो गया, वासना प्रदीप्त हो गई। और किससे? किन्नरी से, नाचने वाली से। वो नाचने वाली नहीं थी, नरेंद्र को नचाने वाली थी। और फिर किरण से कहता है कि कुछ बचा हो तो लाओ।
फिर उसके बाद वो बेचारी जो मतलब किरण है, किरण अंतिम अवस्था में चल रही, क्योंकि बीमारी से बेचारी पीड़ित हो गई है, उसकी अंतिम अवस्था चल रहा है। धीरे से घूंघट सरका कर कहती है कि यही कानों का कंगना बचा है, यही तुम ले जाओ। आज जैसे ही कानों का कंगना देखता है, ठीक है, यही कानों का कंगना देखता है, जिस कानों के कंगना के वजह से नरेंद्र और किरण में प्यार हुआ था, फिर किरण मर रही है और इसके अंदर वासना जागृत है। यह किरण के बीमारी की बात नहीं करता है, इसका सारा आभूषण उस किन्नरी को देने के लिए, जो दोनों के बीच में आई है, इसको देने के लिए व्याकुल है। और नरेंद्र के सामने जब किरण कहती है कि मेरे पास कोई आभूषण नहीं बचा है, केवल कानों का कंगना बचा हुआ है, तो फिर कानों का कंगना देखकर उसे पहला प्यार याद आता है। लेखक लिखता है, जो ये राजा राधा रमण प्रसाद सिंह हैं, वो क्या लिखते हैं कि दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। इस कहानी का बिंदु है क्या? दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। जैसे कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम में लिखते हैं कि दुष्यंत के पास जब अंगूठी अंत में आता है तो पहचान लेता है, वह भूली शकुंतला को याद करता है। इसी तरह ये भी कानों का कंगना को देखकर इसे फिर पहला प्यार याद आता है, इसकी वासना जल के नष्ट हो जाती है। फिर उसके प्रेम में ये जैसे उसकी पुरानी बातें याद आती हैं और कहता है कि दुष्यंत भाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे, वह आकाश पाताल से अपनी प्रिया को ढूंढ लेते, लेकिन मैं किरण को इस भूतल पे कैसे लाऊं, क्योंकि किरण तब तक परलोक में चली गई थी, मर चुकी थी। और ये इस तरह जो कहानी है, एक तरह से दुखांत कहानी है। ध्यान रखिएगा किस तरह की कहानी है, दुखांत कहानी है, क्योंकि प्रेमिका तो मर गई और बचा कौन? नरेंद्र। अब नरेंद्र किस घाट का हो गया? एकदम त्रिशुंक की तरह हो गया। त्रिशुंक, इसमें शकुंतला और दुष्यंत की चर्चा की गई है, एक त्रिशुंक की चर्चा की गई है। त्रिशुंक क्या होता है कि त्रिशुंक एक राजा थे, उन्हें जीते जी स्वर्ग जाना था। तो जीते जी स्वर्ग तो तपस्या से चले गए, उधर इंद्र ढकेल दिए कि तुम नहीं जाओगे। तो त्रिशुंक न स्वर्ग में गए न नरक में गए, बीच में लटक गए। इसी तरह ये जो है कि थोड़ा सा आप लोग स्टोरी को ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप समझ लीजिए थोड़ी सी स्टोरी, त्रिशुंक का मतलब क्या है यहाँ। अब यहाँ किरण है, ठीक है, किरण एक तरह स्वर्ग का प्रतीक है, सच्चे प्रेम की प्रतीक है किरण, और ये नीचे किन्नरी है, ठीक है, यह एक तरह से नरक का प्रतीक है। और लास्ट में अंतिम में क्या होता है कि जो नरेंद्र की स्थिति है, न ये किरण को प्राप्त कर पाता है क्योंकि किरण मर चुकी है, न किन्नरी को प्राप्त कर पाता है क्योंकि किन्नरी इसका आभूषण लेके भाग चुकी है। अब बेचारा जो है कि नरेंद्र बीच में लटकता हुआ दिखाई देता है। तो ये त्रिशुंक शब्द इसलिए आया है। दुष्यंत, शकुंतला कालिदास की बड़ी प्रसिद्ध जो है कि महाकाव्य है अभिज्ञान शकुंतलम, उन दोनों के पात्र हैं। तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे एक सच्चे प्रेम की पहचान कंगना से ही प्रेम होता है, और कंगना से ही मरी हुई जो उसकी अंतरात्मा थी, कंगना को देखकर पहला प्यार जग जाता है। लेकिन देर हो चुकी है और जो है कि बेचारा वो बीच में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। कहानी अंत में दुखांत हो जाती है और यहाँ पर लेखक सबको एक संदेश देता नजर आता है कि सच्चा प्रेम ही अंतिम में अमीर होता है। और फिर नरेंद्र को केवल पछतावा रह जाता है। आप देखिए
अब थोड़ा सा इसका उद्देश्य की चर्चा हम लोग करते हैं। शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले चुके होंगे जहां तक आशा है। देखिए उद्देश्य क्या है। आप लोग ये स्टोरी पढ़ा कि नरेंद्र को प्यार कैसे हुआ, ना उसके बाबा भेजते किसके पास, योगेश्वर के पास, ना वो किरण से मिलता, ना किरण उसका कानों का कंगना लेकर भगती, ना योगेश्वर बाबा किरण से नरेंद्र की शादी कराते। ऐसा नहीं कि नरेंद्र किरण से प्यार नहीं करता था, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब वो मुरादाबाद जाता है, अपने मित्रों के साथ रहता है, वहाँ किन्नरी के चक्कर में पड़ जाता है। और किन्नरी के चक्कर में सारे इसके मान खानदान सारा जो है कि कुल प्रतिष्ठा का नाश हो जाता है और सारा आभूषण वो ले लेती है। और फिर जब बरसात में मिलने जाता है तो पता चलता है कि किन्नरी कहीं जा चुकी है, और उधर वापस आता है तो पता चलता है कि इधर किरण भी मर चुकी है। क्या स्टोरी है, अंत में मर जाता है। तो क्या आप उद्देश्य लिखेंगे, इसका उद्देश्य लिख लीजिए। सबसे पहले पहला उद्देश्य क्या है, प्रेम और वासना में अंतर स्पष्ट करना। प्रेम और वासना में अंतर स्पष्ट करना। प्रेम क्या है, प्रेम किरण है। वासना क्या है, किन्नरी है। ये दोनों अलग अलग, दोनों का अंतर स्पष्ट। दूसरी बात, साधारण स्त्री के प्रेम की स्थिति का चित्रण। इस कहानी में ध्यान रखिएगा कि साधारण स्त्री कौन है, किरण है। किरण कहीं भी नरेंद्र का विरोध करते हुए नजर नहीं आती है कि तुम क्यों मुझसे नहीं प्रेम कर रहे हो, क्यों उसकी निरीश कर रहे हो, क्योंकि किरण जानती थी कि एक दिन भूला भटका मेरे पास ही आएगा। तो ये साधारण स्त्री की कहानी है। दूसरा, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के विवेक जागृति के बाद पछतावा। मनुष्य के विवेक जागृत के बाद पछतावा। ठीक है। अब यहां देखेंगे मनुष्य, मनुष्य कौन है, यही नरेंद्र। ठीक है। और विवेक कब जागृत होता है, जब इसको यही कानों का कंगना देखता है तो विवेक जागृत होता है। अंत में क्या होता है, पछतावा। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि का वर्षा जब किसी सुखाने, जब किसी सुख के नाश हो गया तो फिर वर्षा होने से लाभ क्या है, अंत में पछतावा कर क्या करेंगे, क्योंकि किरण मर चुकी है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है, दुखांत कहानी। ठीक है, ये जो है कि स्टोरी दुखांत है, शब्दों का बड़ा संयोजन है। और ये भी ध्यान दीजिए, सौंदर्यीकरण का बड़ा चर्चा है, ऋषिकेश की चर्चा है, किरण के सौंदर्य की चर्चा है, उस किन्नरी की भी चर्चा है। और कुल मिला जुला के प्रेम कैसे वासना में बदलता है और फिर वासना के बाद, पछतावा के बाद कैसे प्रेम उत्पन्न होता है, इसकी ये कहानी है। आशा है कि आप लोगों की कहानी बेहद पसंद आई होगी। और बने रहिए आप लोग हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। फिर अगले कहानी में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।